क्या तुम आ नहीं रहे? मम्मा ने कहा है अजनबियों की गाड़ी में मत सवार होना। ये स्कूल की बस है। अगर तुम मेरा बेटा हो, भागो। फॉरेस्ट गम की ऐसी कौन सी वो 8 खास बातें हैं जिसकी वजह से आमिर खान इसका हिंदी रीमेक बनाने जा रहे हैं? तो दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज के घराने में स्वागत करते हुए इन 8 खास बातों से आपको रूबरू करवाऊंगा। तो आइए बात करते हैं आमिर खान के फॉरेस्ट गम के हिंदी रीमेक के बारे में। और इसमें फॉरेस्ट गम की भूमिका में खुद आमिर खान ही होंगे। लेकिन सवाल यह है कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने यही फिल्म क्यों चुनी? बहुत सोच समझकर फिल्में चुनने वाले आमिर का दिल अगर किसी फिल्म पर आया है तो यकीनन फिल्म में कोई बात तो जरूर होगी। हम आपको फॉरेस्ट गम से जुड़ी वो खास बातें बताते हैं जिससे कुछ आइडिया हो जाए आप लोगों को कि यही फिल्म क्यों। नंबर 1, 1994 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सबसे पहले इस वर्ष की ही बात कर ली जाए। 1994 को हॉलीवुड का स्वर्णिम वर्ष भी कहा जा सकता है। इस साल जहां एक तरफ IMDb में आज तक टॉप में रहने वाली द शॉशैंक रिडेम्पशन रिलीज हुई, वहीं दूसरी तरफ इंडी सिनेमा में मील का पत्थर साबित हुई क्वेंटिन टेरेंटिनो की पल्प फिक्शन भी। उसी साल आई एनिमेटेड मूवी द लायन किंग के टिमोन और पुम्बा को आज तक कोई नहीं भूल पाया है। ये तब तक की और अगले कई सालों तक भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड मूवी बनी रही। फॉरेस्ट गम जहां हर अवार्ड में धूम मचा रही थी, वहीं स्पीड जैसी थ्रिलर बॉक्स ऑफिस में। जिम कैरी की डम्ब एंड डम्बर, एस वेंचुरा और द मास्क को दर्शक उसी साल देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। और भारतीय मानकों के हिसाब से भी फैमिली मूवी की कैटेगरी में आने वाली बेबीज डे आउट भी इसी साल रिलीज हुई थी। इससे पिछले साल 1993 में आई फिल्म जुरासिक पार्क भी अभी अमेरिका के थिएटरों से नहीं उतरी थी। और इस फिल्म को भी जोड़ दिया जाए तो लोग आज भी 1994 की मिसालें देते हैं कि सिनेमा के टिकट काउंटर में जाते हुए वो अपने को किस धर्म संकट में घिरा पाते थे, वो वही जानते हैं। नंबर 2, फॉरेस्ट गम ने ढेरों अवार्ड्स जीते। इतनी ढेर सारी धांसू फिल्मों के बीच भी इस फिल्म ने ऑस्कर की अलग अलग कैटेगरी में 1 दर्जन से ज्यादा नॉमिनेशन पाए और इनमें से 6 अवार्ड पाए। बेस्ट फिल्म, स्क्रीन प्ले अडॉप्टेड, डायरेक्टर, एक्टर, विजुअल इफेक्ट्स, एडिटिंग। ऑस्कर के अलावा भी इस फिल्म ने देश विदेश में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स जीते। मूल फिल्म में टॉम हैंक्स ने ये किरदार निभाया था और उन्हें इसके लिए ऑस्कर भी मिला था। ये उनका लगातार दूसरा ऑस्कर था। आज तक केवल 2 ही एक्टर्स हुए हैं जिन्हें लगातार 2 साल बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में ऑस्कर मिला हो। दूसरे थे स्पेंसर ट्रेसी, जिन्हें 1937 और 1938 में यह अवार्ड मिला था। नंबर 3, रामानंद सागर के रामायण और फॉरेस्ट गम के बीच समानता। अडॉप्टेड का शाब्दिक अर्थ होता है गोद लेना। यूं स्क्रीन प्ले के साथ अगर अडॉप्टेड लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि किसी किताब, नॉवेल, कहानी या ग्रंथ को फिल्म में परिवर्तित करने के दौरान लिखा गया स्क्रीन प्ले। स्पष्ट है कि मूल कहानी फिल्म बनाने के लिए नहीं लिखी गई थी। भारत के संदर्भ में देखें तो रामानंद सागर का धारावाहिक रामायण और BR चोपड़ा का महाभारत अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले था। अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले के अलावा दूसरा होता है ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। ओरिजिनल स्क्रीन प्ले वो जो एक्सक्लूसिवली फिल्म के लिए लिखा जाता है। फिल्म के बनने से पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। फॉरेस्ट गम की स्क्रीन प्ले अडॉप्टेड थी विंस्टन ग्रूम के नॉवल से। उस नॉवल का नाम भी फॉरेस्ट गम था। 1986 में आया था। फिल्म के रिलीज होने तक इस नॉवल की केवल 30,000 के लगभग प्रतियां बिकी थी, यानी 8-9 साल में 30,000। और अगले 1 साल में किताब की बिक्री बढ़कर हो गई 16 लाख। है ना दोस्तों गजब कि फिल्म से पहले सिर्फ 30,000 और फिल्म के बाद 1 साल के अंदर 16 लाख। तो नंबर 4 है इमेजिन। लेकिन ये इमेजिन है क्या, आइए बात करते हैं। स्पेशल इफेक्ट और विजुअल इफेक्ट्स के मामले में भी फिल्म काफी क्रिएटिव रही थी। कई सीन में टॉम हैंक्स नामी लोगों से हाथ मिलाते या उनके साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखे जा सकते हैं। जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी, जो फिल्म निर्माण से 30 साल पहले गुजर चुके थे, या बीटल्स बैंड के जॉन लेनन। इनकी मृत्यु को भी तब तक 14 वर्ष हो चुके थे। फिल्म में दिखाया गया है कि जॉन लेनन को अपने सुपरहिट गीत इमेजिन का आइडिया गम से बात करते हुए ही आया था। नंबर 5, अपने मोहल्ले का लौंडा।
फॉरेस्ट गम की कहानी एक सेट पैटर्न पर नहीं चलती, इसलिए इसे किसी खास विधा में नहीं रखा जा सकता है। इसमें राजनीति भी है और इतिहास भी, खेल भी है और युद्ध भी, प्रेम भी है और पीड़ा भी। पूरी फिल्म के दौरान मुख्य किरदार फॉरेस्ट गम की जीवन यात्रा देखने को मिलती है। फॉरेस्ट बचपन में ठीक से चल नहीं पाता और साथ ही कम अक्ली के चलते उसकी पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती। लेकिन पूरी फिल्म को इस एक लाइन में समराइज नहीं किया जा सकता कि इन सभी कमियों के बावजूद वो ऊपर उठता चला गया। फिल्म जहां एक तरफ सच्चाई के कोसों दूर लगती है, वहीं ये भी लगता है कि फॉरेस्ट गम जैसा चरित्र हमने हाल ही में कहीं देखा है, आस पास ही कहीं देखा है। क्या आपने कहीं देखा है? नंबर 6, रेफरेंस। फिल्म बेशक पूरी तरह से फिक्शनल है, लेकिन इसके ऐतिहासिक और वास्तविक घटनाओं से लिए गए संदर्भ काफी कमाल के हैं, जैसे अमेरिका और चाइना के बीच पिंग पोंग डिप्लोमेसी, वियतनाम युद्ध और युद्ध के दौरान नेपाम का छिड़काव, एप्पल कंपनी का उदय वगैरह। नंबर 7, जिंदगी क्या है। फिल्म का एक डायलॉग सर्वकालीन बेस्ट डायलॉग में से एक माना जाता है। होने को मुझे निजी तौर पर समझ में नहीं आया कि इसमें ऐसा क्या है, आप सुनकर बताइए। तो डायलॉग ऐसा कुछ है कि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जिंदगी एक चॉकलेट के डिब्बे की तरह है, क्या पता तुम्हें उस डिब्बे में से क्या मिले। अब आते हैं नंबर 8 पर, और नंबर 8 पर है सीक्वल। 1986 में आई किताब का सीक्वल फिल्म रिलीज होने के 2 से 3 साल के भीतर ही लिख दिया गया था, जिसके अधिकार भी पैरामाउंट्स ने खरीद लिए हैं। पैरामाउंट्स ने ही फॉरेस्ट गम मूवी का निर्माण किया था। होने को बीच बीच में सीक्वल के निर्माण की बातें उठती रहती हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सीक्वल में फॉरेस्ट बर्लिन की दीवार गिरते वक्त वहां उपस्थित रहता है, बल्कि उसे गिराने में लोगों की सहायता भी करता है, और बाकी सारी बातों से अलावा तो टॉम हैंक्स से भी मिलता है। तो दोस्तों, ये थी वो 8 खास बातें जिनके कारण आमिर खान फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक बनाने जा रहे हैं। खैर दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।